हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आज आपने प्रीवियस वीडियो क्लास 10th की देखी होगी जिसमें हम भूमंडलीय विश्व का बनना पढ़ा रहे हैं और इसके हमारे कम से कम नहीं तो 3 से 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने सीक्वेंस से देखा होगा तब आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या चीज़ समझाने की बात कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उसमें व्यापार बहुत जरूरी है। व्यापार बहुत जरूरी है और व्यापार के लिए क्या करना पड़ता है और व्यापार कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से हुआ, इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको इस चैप्टर के सभी पार्ट में आपको देखने को जरूर मिलेंगे अगर आपने सीक्वेंस से देखा होगा। और उसी को हम कंटिन्यू करने के लिए आज का सेशन हमारा है अध्याय 3 का ही है, भूमंडलीय विश्व का बनना। चैप्टर का नाम आपको पता होगा जिन्होंने पार्ट वाइज देखा होगा। ठीक है, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अवस्था, या इस हेडिंग से आज की हमारी शुरुआत करनी है। और इससे पहले की हेडिंगों में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आप जितने भी देखिए, अगर कोई एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी सबके लिए है। ठीक है, एनसीईआरटी अगर उसकी बुक है तो किसी भी बोर्ड से हो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूमंडलीय विश्व का बनना और कोई से भी यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट। सभी वीडियो जो एनसीईआरटी से है बस वो किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, उनमें ये चैप्टर होगा, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज के सेशन को, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था को। ठीक है, वैश्विक व्यवस्था को। और हमने इससे पहले जो वीडियो हमने कंप्लीट कराई थी विदेशों में भारतीय उद्यमी, ठीक है, विदेशों में भारतीय उद्यमी कैसे करा, ये सब बातें हमने उसमें बताई थी। लेकिन आज हमारा जो आज का टॉपिक क्या है, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। ये हम आज की वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, प्रयास ही नहीं करेंगे, उसको हम समझेंगे भी पूरा अच्छे से। बस हमें क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखते जाना है, जो लिखवाया जा रहा है उसको लिखते जाना है और समझते जाना है। ठीक है, समझते जाना है। अगर आप समझ रहे होंगे तो लिखने में अपने आप मजा आएगा, क्योंकि आप फिर इसलिए लिख रहे होंगे ताकि आप उसको दोबारा पढ़ सको और याद कर सको। ठीक है, तो बात करते हैं भारतीय व्यापार में बदलाव आया जब ब्रिटेन ने कपास के आयात पर रोक लगा दिया। क्योंकि, ठीक है, अब आप कहेंगे ब्रिटेन ने कपास पर रोक क्यों लगा दिया। ठीक है, रोक क्यों लगा दिया, सभी का जवाब दिया जाएगा, बस धैर्य रखिए और जो पॉइंट्स बताए जाते हैं उनको लिखते जाइए और समझने के ऊपर है आपके। ठीक है, समझने के ऊपर है, हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, व्यापार कैसे होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, हमने सब आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, वैश्वीकरण बताया था हमने अच्छे तरीके से, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है हमारा भूमंडलीय विश्व का, पूरे चैप्टर में यही बात कही जा रही है, वैश्वीकरण होगा कैसे। ठीक है, वैश्वीकरण होगा कैसे, वैश्वीकरण क्या चीज है, और उसी टॉपिक पर बात करी जा रही है। व्यापार कैसे करा जाएगा, व्यापार किस तरह करा जाना चाहिए और व्यापार किन लोगों से करा जाना चाहिए। ठीक है, तो वही हमारा है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अवस्था। तो इसमें क्या पहला पॉइंट हम लिखेंगे, भारतीय व्यापार में बदलाव आया जब ब्रिटेन ने कपास आयात पर रोक लगा दिया। कपास निर्यात पर नहीं, आयात पर। ठीक है, कपास आयात पर यानी लेने पर। ठीक है, भारतीय व्यापार में बदलाव आया, लिख लीजिए, भारतीय व्यापार में बदलाव आया जब ब्रिटेन ने कपास का आयात बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा, क्रॉस का मतलब बंद कर दिया। ये इसका मतलब ये नहीं कि एक लाइन गलत है, इसका मतलब ये कि आयात बंद कर दिया। कहां पर, भारतीय व्यापार में बदलाव आया जब ब्रिटेन ने कपास का आयात बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में सभी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। ठीक है, ब्रिटेन में उत्पादन बढ़ने लगा था, तो इसका मतलब क्या वो बंद कर देंगे, क्यों बंद करा था, कुछ तो कारण होगा। उसको समझने के लिए बस लास्ट तक बने रहिएगा और जो जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको लिखते जाइए। पहले लिखिए, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। ब्रिटेन में भी
कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। ठीक है, कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। ये बात हम आपको समझा रहे हैं इसलिए ताकि आप इसका मतलब आप समझ सके, क्योंकि क्यों ब्रिटेन ने कपास का आयात क्यों बंद करवाया था भारत में, ये भी तो बात हमें समझना है। रटना कुछ नहीं है, रटा आपने तो ये सब गायब हो जाएगा जितनी चीजें हम आपको समझाने की बात करें। ठीक है, तो अब भारतीय अपने कपड़ों को अन्य देशों के साथ भी प्रतिस्पर्धी करना पड़ रहा था, क्योंकि अब देखिए आया जब उनको मिल नहीं रहा था कपास। ठीक है, कपास मतलब किसकी, रुई की बात हो रही। ठीक है, कपास मिल नहीं रहा था तो वो क्या कर रहे थे कि जो उनके यहाँ जो कपड़े बनते थे वो अन्य देशों में प्रतिनिधि करवाते थे कि जो कपड़े थे उनके, ठीक है, जो कपड़े थे उनको अन्य देशों में बेचते थे, क्योंकि ब्रिटेन ने वहां पे क्या बंद करवा दिया था, कपास बंद करवा दिया था। ठीक है, कपास बंद करवा दिया। अब भारतीय कपड़ों का अन्य देशों के साथ भी प्रतिस्पर्धी, ठीक है, प्रतिस्पर्धी करना पड़ गया था। क्यों करना पड़ गया था, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब भारतीय कपड़ों को अन्य देश, अब भारतीय कपड़ों को अन्य देश प्रतिस्पर्धी करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा था। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि देखिए अब जो उन्होंने अब भारतीय कपड़ों को अन्य देशों से प्रतिस्पर्धी करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पे अब कपास आना बंद हो गया था ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा कपास आना बंद हो गया। तो ब्रिटेन ने क्यों बंद करा था, क्योंकि उनके पास उत्पाद ज्यादा बढ़ गया, यानी कि अब वो ज्यादा से ज्यादा उसको बनाने लगे, वहां पे अपने यहाँ कपास उगाने लगे। तो अब वो देना नहीं चाहते थे किसको, भारत को। लेकिन अब क्या बात आई, सन 1800 में, सन 1800 के आसपास निर्यात से सूती कपड़ों का, अब यहाँ पे कुछ समझने लायक बात है, अब उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपने नहीं समझा तो वो आपसे छूट जाएगी, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1800 के आसपास लिखिए पहले तो, सन 1800 के आसपास। अब बात करते हैं सन 1800 के आसपास हुआ क्या था, लिख तो दिया। सन 1800 के आसपास हुआ क्या था, इस पर बात करते हैं कि निर्यात में सूती कपड़ों का 30% था। ठीक है, निर्यात में, आयात में नहीं, निर्यात में सूती कपड़ों का 30% था। लिख लीजिए, निर्यात से आसपास, निर्यात से सूती कपड़ों का 30% था। ठीक है, 30% था। और क्या कहा जा रहा, और 1815 में घटकर, और 1815 में घटकर, 1815 में घटकर कितना हो गया, अब ये भी तो समझिए। 1800 में कितना था, 1815 में घटकर, सॉरी 1855 लिख दिया, 1815 में घटकर कितना हो गया था। ठीक है, 1815 में घटकर कितना हो गया था, ये भी तो बात को समझना है। 3% हो गया था। सोच लीजिए कितना कम हुआ था, 3% हो गया। लिख लीजिए पॉइंट्स जो हमारे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन ये इतने सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम में लिखा तो उसको लगेगा कि हाँ, जो लड़का है जो एग्जाम लिख रहा है उसको, जो स्टूडेंट है उसको क्या होता है, माइन्यूट चीजें भी, एकदम बारीक चीजें भी उसको याद है। क्योंकि ये जो हमारी पॉइंट्स है ये बहुत कम ही लोग लिखते हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल आंसर को औरों से अलग दिखाएंगे, औरों से अलग दिखाएंगे तभी तो औरों से अलग नंबर मिलेगा। ठीक है, 3% हो गया था 1815 में घटकर, 1815 में घटकर 15% से घटकर। ठीक है, 1815 में घटकर, देख लीजिए क्या कहा जा रहा, 1815 में घटकर, 1815 में घटकर 15%, सॉरी 15%। अब इसके बाद एक और है। ठीक है, कितना, 1815 में कितना हो गया, 15%। कितना था पहले, 30%, अब उसका हो गया आधा। अब क्या कहा जा रहा, 1870 में कितना हो गया, 3% हो गया। 1870 में कितना हो गया, 3% हो गया। 17 में, सॉरी 1800, सॉरी बार बार डेट गलत क्या निकल रहा,
1870 में बिल्कुल ही घट गया था, वो भी 3% आ गया था। लिख लीजिए इस डेट को, क्या हमारा 1870 तक, 1870 तक 3% हो गया था। ठीक है, 3% हो गया था। समझ में आया आपको? समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन हमारे जितनी भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो इन्हीं दो लाइनों के अंदर लिखी गई। क्या लिखा? सन 1800 के आसपास निर्यात में, यानी कि निर्यात आप समझते हैं, आयात निर्यात हम समझा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। निर्यात में सूती कपड़ों का 30% था। कब? 1800 में। और 1815 में कितना हो गया? घटकर 15% हो गया। 1870 तक 3% हो गया। 1870 तक 3% हो गया। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था। ठीक है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था। घटता जा रहा था। ठीक है, निर्मित वस्तु जो वहां पर खुद बनाई जाती थी, ठीक है, जैसे कि वहां पे कंपनियों पे बनाई जा रही है, तो उसका निर्यात क्या हो रहा था? कम होता जा रहा था, निर्यात हो ही नहीं रहा था। अब जो वहां पे खुद जिस जगह, जैसे भारत पे कोई चीज बनाई जाती है, ठीक है, भारत में मान लीजिए अगर गुड़ बनाया जाता है, ठीक है, गुड़ बनाया जाता है, तो उसको बेचा, उसका निर्यात यानी कि कम होता जा रहा था, उसका निर्यात कम होता जा रहा था। यानी कि मान लो अगर चावल की फसल, मान लो चावल की फसल उगाई जा रही, अब उसका निर्यात क्या हो रहा था? कम होता जा रहा था। तो उसी की बात कर रहे हैं कि जो निर्मित वस्तुएं, यानी वस्तुओं की बात करी जा रही, हमने आपको फसलों समझाया। निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी कम होता जा रहा था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी कम होता जा रहा था और घटता जा रहा था, और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात होता था, और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात हो रहा था। कच्चे माल का निर्यात हो रहा था। समझ में आ रहा आपको? जो निर्मित वस्तु है, जो वहां खुद बनाई जा रही है, उसका निर्यात कम होता जा रहा था, और जो वहां पे कच्चे माल थे उसका निर्यात बढ़ता जा रहा था। यही समझाया जा रहा है। उसका निर्यात जो हो रहा था, निर्मित जो वहां पे निर्मित जो था उसका कम हो रहा था, और जो वहां पे कच्चे माल था उसका निर्यात तेजी से हो रहा था। उसका निर्यात तेजी से हो रहा था। और क्या है? 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% पहुंच गया। सोचिए कितनी तेज निर्यात हो रहा था कच्चे माल का। ठीक है, कच्चे माल का कितनी तेज निर्यात हो रहा था, आप इन परसेंटेज से अंदाजा लगा सकते हैं। 1812 से लेकर 1871 के बीच लिख लीजिए पहले। 1812 से लेकर 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 3% से बढ़कर 35% हो गया। 35% हो गया। समझ में आया आपको? कितनी तेज निर्यात हो रहा है अब यहाँ पे। देखिए पहले क्या हो रहा था, निर्यात नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जब कच्चे माल की बात है तो कच्चे माल का निर्यात 1812 से 1871 के बीच कच्चे जो कपास था उसका निर्यात 30% से बढ़कर 35% हो गया। 30% से बढ़कर 35% पहुंच गया था। अगला क्या है, कपड़ों की रंगाई के लिए नील का भी बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। कपड़े की रंगाई के लिए नील का निर्यात भी तेजी से हो रहा था। दिख रहा होगा आपको? देख लेते हैं, साइन तो नहीं कर रहा, इस तरफ देख लेते हैं, साइन तो नहीं कर रहा। बिल्कुल साइन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है तेजी से हो रहा था। ठीक है, तेजी से निर्यात हो रहा था। किसका? कपड़े की रंगाई के लिए नील का।
ठीक है, कपड़े की रंगाई के लिए नील का बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा था, तेजी से हो रहा था, बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा था, जिसको लिख लीजिए। बड़े पैमाने पर हो रहा था, लिख लीजिए। बड़े पैमाने पर हो रहा था। क्या आपको दिखाते, देखिए क्या लिखा है, दिख रहा आपको, दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा है, बड़े पैमाने पर हो रहा था, किसका निर्यात, नील का निर्यात बड़े पैमाने पर हो रहा था। कब, उस समय के बाद, किस समय, 1871 के बाद में, उसी के बीच में ही हो रहा था, 1812 के 71 के बीच में। उस नील, जो नील होता है कपड़े का, कपड़े की रंगाई के लिए, उसका निर्यात भी बड़े पैमाने पर हो रहा था। और उसके बाद क्या, 1820 के दशक में, 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाता था भारत द्वारा। ठीक है, भारत द्वारा निर्यात करा जाता था अफीम का चीन में। ठीक है, चीन में। अब इस कब करा जाता था, 1820 के दशक में, 1820 के दशक में चीन में अफीम का निर्यात किया जाता था। आपको राइटिंग तो समझ में आती होगी ना सर, देखिए राइटिंग तो समझ में आती होगी, क्योंकि देखिए हमें समझाना भी और लिखना भी है यहाँ पे जल्दी से, कि आप उसको छोड़ो ना, क्योंकि अगर हमने आपको नोट्स दे दिया ना टेलीग्राम पे, तो आप उसको लिखोगे नहीं, हमें पता है। क्योंकि जब हमें भी बताते थे ना सर, तो हम उसको नहीं लिखते थे, लेकिन जो सर वहां पे लिखवाते थे वो चीज हम वहां जरूर लिखते थे। तो हमारे सर की भी आदत थी कि जो वो बताते थे तो वो वहीं पे लिखवाते थे। ठीक है, कहते थे यहीं पे लिखो, और यही इसी को चीज को तुम घर पे जाके दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि अगर हमने तुमको बुक में टिक लगवा दिया या फिर नोट्स दे दिया अपने, तो तुम उसको लिखोगे नहीं। ठीक है, इसीलिए वो बताते थे, समझाते थे, और वही हम लिखते थे, और वो वही हमें याद होती थी। क्या लिखा है, 1870 के दशक में चीन में अफीम का निर्यात किया जाता था। किसके द्वारा, किसके द्वारा, भारत द्वारा, लिख लीजिए। किसके द्वारा करा जाता था, भारत के द्वारा, लिख लीजिए आप। अफीम का निर्यात किया जाता था, अफीम का निर्यात करा जाता था बड़ी मात्रा में, लिख लीजिए, बड़ी मात्रा में। ठीक है, बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात करा जाता था भारत के द्वारा, भारत के द्वारा निर्यात करा जाता था। और क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे कि अफीम के बदले चीन से चाय और अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता था। मतलब अब उनको क्या देते थे, हम यहाँ से अफीम देते थे भारत से, अब वो हमें क्या देते थे, चाय पत्ती देते, चाय पत्ती, अब चाय पत्ती तो आप समझते हो ना, चाय देते थे। और क्या देते थे, जो वहां पे अन्य वस्तु बनती थी, यानी कि अब मान लीजिए वहां के जो कपड़े बनते थे, अब भारत में हाथ से कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, अब लेकिन वहां जो कपड़े बनते थे, वहां फैक्ट्रियों में मशीनों में से बनते थे। ठीक है, मशीनों से बनते थे, तो हम लोग को जल्दी से कपड़ा दे देते थे, जल्दी से बना के। और अच्छा, क्योंकि अगर हाथ से कपड़ा बनाया जाएगा और मशीन से बनाया जाएगा, तो सबसे कम समय में और सबसे अच्छा कपड़ा कैसे बनेगा, मशीन से ही बनेगा, क्योंकि एकदम परफेक्ट बनेगा। और हाथ से मान लीजिए इधर उधर अगर गलती होगी तो वो ठीक नहीं होता, लेकिन मशीन में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसीलिए क्या होता था, अफीम के बदले चीन से चाय और अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता था। लिख लीजिए, अफीम के बदले चीन से चाय और किसका, अन्य वस्तुओं का। अन्य वस्तुओं का, अगर आपको ना दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, उसको लिख लीजिए, आयात किया जाता था। ठीक है, अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता था, यानी उनसे लिया जाता था। क्या लिया जाता था, चीन से अफीम के बदले चाय ली जाती थी और अन्य वस्तुएं भी ली जाती थी। अगर आपने इतना पॉइंट लिख लिया है, तो इतने पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिखा है तो भी, और फिर इसको बाद में भले लिख लीजिए, लेकिन आप इसको साथ साथ लिख लेते हो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको रफ करते हैं।
नहीं दिख रहा है, ठीक है। आखिरी में लिखा है अफीम के बदले चीन से चाय और अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता था, ठीक है। बात करते हैं उसके आगे के पॉइंट्स की, जो हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं, किसके, भारत व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अवस्था के अंतर्गत, ठीक है। इसी के अंतर्गत हमारे कुछ और मुख्य पॉइंट आते हैं, उनकी बात करते हैं जो हमारे शेष रह गए हैं, ठीक है। उनके उसके आगे के पॉइंट से लिखते हैं, ठीक है। अब अगर ब्रिटेन से भारत के व्यापार पर गौर करें तो, ठीक है, क्या लिखेंगे, अब अगर ब्रिटेन से भारत के व्यापार पर गौर करें तो, मतलब वर्तमान समय की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, वर्तमान समय पे बात कर रहे हैं वो। क्या कह रहे हैं, अब अगर ब्रिटेन से भारत के व्यापार पर गौर करें तो, ठीक है, अब अगर ब्रिटेन से भारत के व्यापार पर गौर करें तो, ब्रिटेन से भारत के व्यापार पर गौर करें तो क्या होगा, ठीक है। गौर करें तो क्या होगा, अब गौर करें तो क्या होगा, अब इसी के अंतर मतलब अब यही बातें इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। व्यापार में क्या हो रहा था ब्रिटेन और भारत के बीच में, तो ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था, ब्रिटेन से जो माल भारत में लिया जाता था, उसकी कीमत भारत से जो माल ब्रिटेन भेजा जाता था उससे कई गुना ज्यादा होती थी, मतलब उसकी कीमत ज्यादा होती थी। अब कैसे, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसको लिखिए पहले, तब हम समझाते हैं। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था, ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से जो ब्रिटेन भेजे जाने वाले क्या, माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। समझ में आया आपको, समझ में आया होगा। अब आपको समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ब्रिटेन है, ये भारत है, ठीक है। ब्रिटेन से जो भारत भेजा जाता था उसकी कीमत, जो भारत से ब्रिटेन जो माल भेजा जाता था उससे ज्यादा होती थी। समझ में आया आपको, जो ब्रिटेन का जो माल था, ब्रिटेन का और ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से जो ब्रिटेन भेजा जाता था उसकी कीमत से ज्यादा होती थी। ये बात हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, और इसके आगे के पॉइंट्स लिखिए। अभी खत्म नहीं हुआ हमारा पॉइंट, ठीक है, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। अभी हमको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, समझना है। इतने पॉइंट्स अगर आपने लिख लिए हैं तो इसके आगे लिखिए, ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, ठीक है, ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, क्या कहा जा रहा है, ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, ब्रिटेन के अधिशेष से जो हासिल होता था, ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे होम चार्जेस, होम चार्जेस, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको,
होम चार्जेस, इसको ऐसे लिखिएगा, ठीक है। होम चार्जेस, अब क्या कर रहे हैं, होम चार्जेस को आप कैसे समझेंगे अभी हम बताते हैं। होम चार्जेस यानी देसी खर्चे का निपटारा, देसी खर्चे का निपटारा, देसी खर्चे का निपटारा, देसी खर्चे का निपटारा होता था, ठीक है, देसी खर्चे का निपटारा होता था। ये आपको समझ में आया। और इसमें क्या पॉइंट है हमारा, पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध कहाँ हुआ था, यूरोप से ही हुआ था। अब कैसे हुआ था देखिए, प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, यूरोप में ही लड़ा गया था। इसको लिखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, ठीक है, मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था। उसका असर सारी दुनिया में, उसका असर सारी दुनिया में सारी दुनिया में महसूस हुआ था, सारी दुनिया में महसूस किया था। किसको, प्रथम विश्व युद्ध को। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था यूरोप में ही लड़ा गया था, उसका असर सारी दुनिया में महसूस किया गया था। उसका असर खाली जो यूरोप में लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध की बात करी जा रही है, ठीक है। पहला विश्व युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया था, एक पाले में। अब ये कैसे समझा जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे समझा जाएगा, इसको समझते हैं। पहला, मिस्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। और इस युद्ध में अमेरिका के कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया गया। युद्ध के समय मांग बढ़ गई। अब इसका अर्थ आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन हम इसको समझाने की बात करते हैं, ठीक है। इसको समझने की बात करते हैं। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, दो खेमों के बीच लड़ा गया था, एक पाले में। अब एक पाले में कौन कौन लोग थे उनकी बात करी जाती है। मित्र राष्ट्र पहला, लड़ा गया, अब क्या समझना है इसमें, लड़ा गया एक पाले में, एक पाले में, एक पाले में क्या हुआ, मित्र राष्ट्र यानी मित्र राष्ट्र। अब उसमें कुछ मुख्य राष्ट्र ही थे, ठीक है, कुछ मुख्य राष्ट्र ही थे। जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और हंगरी। ये सारे देश लोगों ने मिलकर ही करा था, और कुछ देश नहीं थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की बात करी जा रही थी, जो यूरोप में ही लड़ा गया था, उसकी बात करी जा रही है। मित्र राष्ट्र, इसमें लिखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और केंद्रीय शक्तियां, इनकी भी बात करेंगे, लिख लीजिए पहले। मित्र राष्ट्र समझ में आया। मित्र राष्ट्र, मित्र यानी कि आप समझ ही रहे हैं मित्र राष्ट्र क्या होता है। मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, लिख लीजिए, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। समझ में आया आपको। और दूसरे में क्या लिखेंगे, दूसरे में क्या लिखेंगे, दूसरे में हम लिखेंगे केंद्रीय शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। केंद्रीय शक्तियां, केंद्रीय शक्तियां। अब इसका मतलब क्या है, केंद्रीय शक्तियां, इसके अंतर्गत भी तो होगा कुछ, इसके अंतर्गत भी कुछ देश थे, उनको भी लिख लीजिए। जर्मनी, हंगरी और
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया। समझ में आया आपको? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया। और क्या था? तुर्की, ऑटोमन और तुर्की, और ऑटोमन और तुर्की, ऑटोमन और तुर्की। समझ में आया आपको? ऑटोमन और तुर्की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने लिख लिया है तो इसको, अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे के पॉइंट्स पे बात करते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए इसके आगे के महत्वपूर्ण पॉइंट। इसमें क्या है? इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया था। इस युद्ध ने, किसने? प्रथम विश्व युद्ध ने, इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार देश की बजाय कर्जदाता देश बना दिया था। समझ में आया आपको? कर्जदाता देश बना दिया था युद्ध के समय, यानी कि युद्धों के समय की बात करी जा रही है। युद्ध के समय, युद्ध के समय, युद्ध के समय क्या हुआ? युद्ध के समय क्या क्या था? मांग बढ़ गई थी, उत्पादन बढ़ गया था। मांग बढ़ गई थी किसकी? वस्तुओं की, ठीक है, वस्तुओं की, अनाज की, ये सब की तो मांग बढ़ेगी। और किस चीज की मांग बढ़ेगी? मांग बढ़ गई थी, उत्पादन बढ़ गया था, ठीक है, लिख लीजिए, मांग बढ़ गई थी, मांग बढ़ गई थी, उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया, लिख लीजिए, उत्पादन बढ़ गया। और क्या क्या हुआ? उत्पादन बढ़ गया और रोजगार बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया। समझ में आया आपको? रोजगार बढ़ गया। अब युद्ध के बाद क्या हुआ? ये क्या? युद्ध के समय और युद्ध के बाद, ये भी तो याद करिए, युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद की बातें लिखिए। युद्ध के बाद क्या हुआ? मांग घट गई, मांग घट गई, क्योंकि अब जब युद्ध खत्म हो गया तो युद्ध के बाद मांग घट जाएगी कि नहीं? मांग घट गई, मांग घट गई, क्योंकि कई लोग मारे गए तो मांग तो घटेगी। अब क्या हुआ? उत्पादन घट गया, उत्पादन भी घट गया, लिख लीजिए, उत्पादन घट गया, उत्पादन घट गया। समझ में आया आपको? उत्पादन घट गया। और क्या लिखेंगे? रोजगार रोजगार घट गया, रोजगार घट गया, रोजगार घट गया, ये भी लिख लीजिए, रोजगार घट गया। और क्या लिखेंगे? इसे समझने के लिए हम गेहूं उत्पादन का उदाहरण देखते हैं। इसे समझने के लिए हम गेहूं उत्पादन का उदाहरण देखते हैं, लिख लीजिए, इसे समझने के लिए हम गेहूं उत्पादन का उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। गेहूं उत्पादन का उदाहरण देखते हैं। इसके लिए हम गेहूं उत्पादन का उदाहरण देखते हैं, यानी विश्व युद्ध के पहले गेहूं का निर्यात का काम पूर्वी एशियाई यूरोप में बढ़ते जा रहे थे। अब इस बात को समझने के लिए अगर आपने ये नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसके बाद के पॉइंट्स की बात करते हैं। इसके आगे के पॉइंट्स की बात करते हैं जो हमारे इसी में दिया हुआ है, ठीक है। परंतु लिखिए इसमें, इसे समझने के लिए हम गेहूं के उत्पादन का उदाहरण लेते हैं, ये आपने लिखा है। अब इसके बाद क्या करते हैं? विश्व युद्ध के पहले गेहूं के निर्यात का काम, विश्व युद्ध के पहले, लिख लीजिए, विश्व युद्ध के पहले गेहूं के निर्यात का काम, निर्यात का काम क्या करना था? निर्यात का काम क्या कर रहे थे वो?
पूर्वी एशियाई यूरोप करते थे, पूर्वी एशियाई यूरोप करते थे, पूर्वी एशियाई यूरोप करते थे। पूर्वी एशियाई यूरोप करते थे गेहूं उत्पादन का काम। कब? प्रथम विश्व युद्ध के पहले की बात बताई जा रही है। पूर्वी एशियाई यूरोप करता था गेहूं उत्पादन जो होता था उसको बेचने का काम। और उसके बाद क्या लिखा है, परंतु विश्व युद्ध के समय सबसे ज्यादा मांग तो औद्योगिक सामान का था, यानी जो उत्पादन करी जा रही थी, जो वहां पर खुद बनाई जाती थी, औद्योगिक सामान की थी। कब? परंतु विश्व युद्ध के समय सबसे ज्यादा मांग, परंतु विश्व युद्ध के समय सबसे ज्यादा मांग औद्योगिक यानी वहां जो खुद बनाई जाती है औद्योगिक सामान का था, औद्योगिक सामान का था। लिखा आपने, ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या है इसी के अंदर, इसीलिए कृषि आधारित उत्पादन को कम कर दिया गया था, यानी कि कृषि उत्पादन कम कर दिया गया था। किस लिए? इसीलिए क्योंकि जो वहां पर उत्पादन करा जा रहा था, जो औद्योगिक था, उसके सामान की मांग बढ़ गई थी। लेकिन इसलिए कृषि आधारित उत्पादन को इसीलिए कृषि आधारित उत्पादन, ठीक है, कृषि आधारित उत्पादन को क्या करा गया? तो उत्पादन को, कृषि आधारित उत्पादन को कम कर दिया गया, ठीक है, कम कर दिया गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, परंतु इस बात का फायदा यूएसए, यानी कि अमेरिका की बात करी जा रही। परंतु इस बात का फायदा, लिख लीजिए, परंतु इस बात का फायदा यूएसए, यानी कि अमेरिका की बात करी जा रही। यूएसए किसका? यानी कि वहां की औद्योगिक वस्तु की मांग बढ़ गई और कृषि जो करी जा रही थी, उससे जो अनाज की मांग थी उसको वो कम कर दी गई थी। और जो वहां पे यूएसए और कनाडा उद्योग बढ़ाया गया, जिन्होंने औद्योगिक सामान को साथ साथ कृषि का सामान की उत्पादन भी बढ़ा दिया गया था। यही हमारा इस पॉइंट में, ठीक है, यही हमारा इस पॉइंट में। और एक पॉइंट से हमारा, इसको भी लिख लीजिए, परंतु जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी एशिया में गेहूं जो उत्पादन करा जाता था उसका निर्यात जो हो गया वो बंद कर दिया गया था उनके द्वारा, यूएसए में बंद कर दिया गया था यूरोप के द्वारा। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे इसके अंतर्गत, ठीक है। हमारा जो भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक अवस्था थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर लिखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।